हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जियोग्राफी क्लास। तो अपने हिंदी मीडियम की जो 12th की जियोग्राफी है उसके अंदर अध्याय 14 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो भारत जनसंख्या संरचना संबंधित है, जिसमें अपने लास्ट वीडियो के अंदर भाषाई वर्ग जो है उससे संबंधित पढ़ रहे थे। भाषाई वर्ग, तो भाषाई वर्ग जो है ये पढ़ा, जिसके अंदर अपने भाषा के बारे में जाना। भी स्वतंत्रता के बाद में भारत के अंदर भाषाओं के प्रधानता देते हुए राज्यों का वर्गीकरण किया गया या गठन किया गया। फिर भाषाओं का जो भौगोलिक वितरण है वो उसको प्रारूप मानकर विभिन्न जो राज्य हैं उनका गठन हुआ और एक नया प्रारूप मिला। भौगोलिक वितरण भी इनका जो है मिलता है काफी भाषाओं को देखने को। तो भाषाओं की दृष्टि से यहाँ विविधता देखने को मिलती है। इसके बाद में अपने गियर्सन के अनुसार बात की। गियर्सन ने बताया भी 1903 से 1928 तक भारत के अंदर 197 भाषाएं और 544 उपबोलियां बोली जाती थी। 1961 में भारतीय जनगणना विभाग जो है उसने जब सर्वेक्षण किया तो उसके अनुसार 1028 जो है भाषाएं व बोलियां जो है भारत में बोली जाती थी। भारत का जो संविधान है उस संविधान के अंदर 22 भाषाएं जो है उन्हें अनुसूचित किया गया है। भाषाओं की जो बोली है उसके अनुसार और उनकी उत्पत्ति के अनुसार भाषाओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है भारत में। इंडो यूरोपियन, द्राविडियन अपने आते हैं, साइनो तिब्बतन आते हैं और ऑस्ट्रो एशियाटिक आते हैं। फिर अपने पढ़ा भी 98% भाषाएं पहले 2 वर्ग से संबंधित है और उसके बाद में समय समय के साथ ये परिवर्तित होती गई। जैसे 9वीं शताब्दी जो थी उसके अंदर संस्कृत जो था उसका काफी महत्व था। प्रशासकीय पद पर की भाषा मानी जाती थी या प्रशासकीय कार्य जो किया जाता था उसके पद पर ये अधीन थी। और अब अगर देखा जाए वर्तमान में तो ये कम हो रही है भाषा बोलनी। फिर इसके बाद में मुस्लिम काल आता है। मुस्लिम काल के अंदर उर्दू फारसी का महत्व बढ़ा और जब ब्रिटिश काल आता है 18वीं शताब्दी के बाद में तो उस समय अंग्रेजी भाषा जो है उसका प्रशासनिक महत्व बढ़ गया और उसको प्रशासनिक कार्यों में अपने काम में लेने लगे। फिर स्वतंत्रता हुई और स्वतंत्रता के बाद में अपने हिंदी जो है वो लोकप्रिय भाषा बन गई और सारे राष्ट्र के अंदर जो है एक राष्ट्र भाषा के रूप में कह सकते हैं अपने बोली जाने लग गई और समझी जाने लग गई। तो ये राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के अंदर बोली जाने लगी। इसके बाद अपने बात कर रहे थे विश्व में अंग्रेजी और चीन के बाद, यानी विश्व में ये बात कर रहे थे विश्व में अंग्रेजी व चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा जो है इसकी बात कर रहे थे अपने। हिंदी भाषा तीसरी भाषा है। हिंदी भाषा तीसरी भाषा है जो लगभग 337 पॉइंट, यानी लगभग ये जो है 337.3 मिलियन लोगों द्वारा बोली जाती है या जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। देखिए ये भाषा इतनी बोली जा रही है। अगर भारत में इसकी बात करें तो हिंदी भाषा जो भारत में है वो 48 पॉइंट, यानी भारत में बात करें भारत में हिंदी भाषा की, हिंदी भाषा 48.69 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो हिंदी भाषा 48.69 अपने करोड़ जो लोग हैं उनके द्वारा बोली जा रही है हिंदी भाषा प्रेजेंट टाइम में। अगर बात करें मातृभाषा की, यानी इतने लोगों की यह भाषा है, मातृभाषा के परसेंटेज की बात करें तो 40.22% लोगों की या जनसंख्या की 40.22% जनसंख्या की मातृभाषा है, मातृभाषा है भारत में बात करें। इसके बाद में देखिए अपने देश के अंदर अन्य भाषाएं भी बोली जाती हैं। अब अन्य भाषाओं की बात करें या अन्य प्रमुख भाषाएं जो है बोली जाती है, जिसमें अपने बंगाली की बात करें, बंगाली है, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, मलयालम हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, कन्नड़ है, तमिल है, असमी है, पंजाबी है, उड़िया है। तो ये अन्य भाषाएं हैं जो देश के लोगों द्वारा बोली जा रही हैं। अब अपनी जो देश की स्थिति है, इस देश की स्थिति में
अपने अगर देश में देखा जाए तो 1% जनसंख्या वाली भाषाएं भी आती हैं, यानी 1% के लगभग जनसंख्या जो है कुछ भाषाओं का यूज करती है, जिनमें अपने सिंधी आ जाती है, कोंकणी आ जाती है, मणिपुरी आ जाती है, कश्मीरी आ जाती है, संस्कृत है, नेपाली है। तो ये भाषा जो है भारत के 1% जनसंख्या जो है उनके द्वारा बोली जाती है। जैसे अगर उर्दू की बात करें अपने, या तमिल की बात करें, बंगाली की बात करें, तो बंगाली अपने जो है 8.3% लोगों द्वारा बोली जाती है। तेलुगु की बात करें तो 7.87% लोग बोलते हैं। मराठी की बात करें तो मराठी जो है 7.45% बोलते हैं। पंजाबी जो है वो 2.79% है। उर्दू की बात की जाए तो उर्दू 5.18% लोगों द्वारा बोली जाती है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने भाषाई वर्ग का अपने स्ट्रक्चर देखने को मिलता है भारत में, और इस प्रकार भारत की जो अलग अलग भाषाएं हैं उन भाषाओं का अपने वर्ग में मिलता है स्थान। तो ये प्रमुख भाषाएं हैं जो भारत के अंदर बोली जाती हैं और भारत के लोग जो है अपनी दिनचर्या के अंदर देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं भी भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं मिलती हैं, अलग अलग पहनावा मिलता है, अलग अलग उनका प्रकार मिलता है। अब इसके बाद आती है धार्मिक संरचना। धार्मिक संरचना, अब बात करेंगे धार्मिक संरचना की। तो देखिए भारतीय जो अपने जनजीवन है, भारतीय जनजीवन है और जो जनसंख्या है, इस भारतीय जनसंख्या या जनजीवन की मुख्य जो विशेषता है वो रही है धार्मिक संरचना। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए विभिन्न जो समाज हैं वो पाए जाते हैं और इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पहलू है उन पहलुओं पर भी जो धार्मिक संरचना है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। भारत कई जो धर्म है उन धर्मों का जन्मस्थली रहा है, यानी ये कह सकते हैं भी भारत जो है विश्व के प्रमुख 4 धर्म जो हैं उन प्रमुख 4 धर्मों का जन्मस्थली रहा है। भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्मों की जन्म स्थली है, यानी 4 प्रमुख धर्म विश्व के ऐसे हैं जिनका जन्म भारत से ही हुआ है। अब उनमें 4 कौन से आते हैं? एक तो आता है हिंदू, एक तो आता है अपना हिंदू, 2 आता है बौद्ध, 3 आता है जैन। ठीक है, जानते हो हिंदू, बौद्ध, जैन एवं सिख। सिख धर्म। तो ये 4 प्रमुख धर्म है जिनकी जन्मस्थली भारत रहा है, जिनका जन्म भारत में हुआ है। देखिए अगर इसी भूमि पर इनका विकास हुआ, इन धर्मों का, इसी भूमि पर ये पल्लवित हुए, इन्हीं धर्म यहां से पल्लवित होकर विदेशों में फैल गया। ये धर्म जो है विदेशों में फैल गए, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। अगर आज भी भारत में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो प्रमुख अपने जनसंख्या देखने को मिलती है वो हिंदू धर्म से संबंधित मिलती है। अब हिंदू धर्म का जो प्रारंभ है वो वैदिक काल के पूर्व से माना जाता है। ये माना जाता है कि वैदिक काल से पूर्व जो है हिंदू धर्म का विकास हो गया और इसी आधार पर भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया गया, यानी हिंदू धर्म के आधार पर उन्हें हिंदुस्तानी नाम दे दिया गया भारत को। फिर क्या हुआ, 1947 में भारत और पाक जो है उनका विभाजन हो गया, भारत पाकिस्तान अलग हुए। जनसंख्या जो थी उस जनसंख्या का काफी स्थानांतरण हुआ और इस स्थानांतरण के कारण जो धार्मिक संरचना है देश की, उस धार्मिक संरचना पर काफी प्रभाव पड़ा। अगर विभाजन से पहले की बात करें, विभाजन से 1947 में हुआ विभाजन भारत पाक बना। अब विभाजन से पहले की बात करें तो विभाजन से पहले हिंदू धर्म के लोग, या हिंदू धर्म कितना था और मुस्लिम धर्म कितना था। विभाजन से पहले हिंदू धर्म कितना था और मुस्लिम धर्म कितना था, ये बात करें तो देखिए कुल जो जनसंख्या थी उस कुल जनसंख्या में हिंदू धर्म का जो प्रतिशत आता है वो आता है 66.5%। हिंदू धर्म के लोग थे
कुल जनसंख्या में विभाजन से पहले। मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम जो थे वो थे 23.7%। 23.7% जो थे वो मुस्लिम थे विभाजन से पहले, मुस्लिम जनसंख्या थी। अब क्या हुआ, विभाजन हुआ। अब विभाजन के बाद की स्थिति क्या हुई, विभाजन बाद में, विभाजन के बाद हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म के लोग तो 84.1 हो गए, हिंदू 84.10% हो गए, और मुस्लिम 9.8% हो गए। विभाजन के बाद हिंदू जो थे वो 84.10% हो गए थे, और मुस्लिम जो थे वो कितने हो गए थे, 9.8% हो गए थे। इसके बाद देखिए, ये तो विभाजन की बात आती है। विभाजन के बाद 1951 की जनगणना हुई, तो उस जनगणना से स्पष्ट होता है कि इसके बाद के जो वर्ष आए उसमें हिंदू जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में घटता गया, और मुस्लिम जनसंख्या का जो अनुपात था वो अनुपात बढ़ता गया। मतलब 1961 के अंदर अगर देखें अपने, यहां बात करें 1951 के बाद में तो इसका क्या हुआ, अपने हिंदू धर्म जो था इसका अनुपात तो घटता गया, लेकिन मुस्लिम धर्म का बढ़ता गया। कब, 1951 में हिंदू धर्म अनुपात घटा कुल जनसंख्या में, मुस्लिम धर्म अनुपात बढ़ा कुल जनसंख्या में बढ़ गया। अब यहां बात हो रही है हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म जब अलग हुआ देश उस समय कितना था, 84.10% था हिंदू धर्म। मुस्लिम धर्म कितना था, 9.8%। एम लिख देता हूं, यहां एच लिख देता हूं, यहां ईयर लिख देता हूं, 1947 में, ठीक है, इतना था। 1951 के बाद में घटने लग गया। तो अब आती है बात 1961 की। 1961 में हिंदू धर्म के लोग जो थे वो कितने थे, वही बात आएगी। 1961 में हिंदू धर्म के लोग कितने थे, तो 1961 की बात करें तो 1961 में हिंदू धर्म जो था वो 83.4% लोगों के पास, 83.4% लोग जो थे वो हिंदू धर्म से संबंधित थे, ठीक है। इसके बाद में मुस्लिम धर्म की बात करें 1961 में, मुस्लिम धर्म, अब मुस्लिम धर्म की बात हो रही है 1961 में, तो मुस्लिम धर्म जो था वो 10.7% हो गया। मतलब ये देख लीजिए, सीधा सा है, 9.8 थे 47 में, यहां 10.7, मतलब कुल अनुपात में बड़ा अनुपात बढ़ गया कुल जनसंख्या में। इधर देखिए 83.4 हो गए, मतलब यहां पे अनुपात घट गया। ऐसे ही 2001 का आंकड़ा लें अपने, 2001 की बात करें तो 2001 में हिंदू धर्म के लोग या हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है वो आती है 80.5%, 80.5%। मुस्लिम की बात करें %13.43%। यहां भी अनुपात देख लीजिए, घट रहा है हिंदुओं का और मुस्लिमों का बढ़ रहा है। फिर 2011 की बात करें 2011 में, तो 2011 के अनुसार देखें तो कुल जनसंख्या में हिंदू धर्म मानने वाले, हिंदू धर्म मानने वाले आएंगे तो ये आएंगे 79.56%, मुस्लिम धर्म के लोग ये 14% से ऊपर हो गए, मतलब 14.3% हो गए, 14.3% हो गए मुस्लिम धर्म के लोग। तो ये देख लीजिए अनुपात जो है
यानी हिंदू धर्म का अनुपात तो घटता गया स्वतंत्रता के बाद और मुस्लिम धर्म का अनुपात बढ़ता गया। तो ये धीरे धीरे जो है अनुपात घटता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, वो हिंदू धर्म के अंदर आता है। इसी प्रकार देखिए, अगर अपने देखा जाए सन 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उसमें हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म के जो धर्मावलंबी पाए गए, हिंदू धर्मावलंबी, वो तो 89.56% पाए गए। और उन धर्मावलंबियों के बाद में अगर बात करें तो देश में अगर हिंदू धर्म के लोग देखे जाएं तो सबसे ज्यादा जो सेकेंद्रण पाया जाता है देश में हिंदू धर्म के लोगों का, वो कहां मिलता है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्मावलंबी जनसंख्या 79 पॉइंट कितने थे? 56% प्रतिशत थे। अब इसमें 79.56% जो थे, इसमें अगर देखा जाए देश में सर्वाधिक हिंदू धर्मावलंबी लोग या जनसंख्या, सर्वाधिक हिंदू धर्मावलंबी जनसंख्या कहां मिलती है अपने को? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितने परसेंट है? हिमाचल प्रदेश में मिलती है 93.43% प्रतिशत, 93.43% मिलती है। ठीक है, कहां? हिमाचल प्रदेश में मिलती है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद न्यूनतम हिंदू धर्मावलंबी जनसंख्या, न्यूनतम हिंदू धर्मावलंबी जनसंख्या जो मिलती है, वो मिलती है अपने मिजोरम में। मिजोरम 3.55%, 3.55% मिलती है। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म में मिलती है अपने जनसंख्या। सर्वाधिक कम जनसंख्या जो है वो आ गई है। इसके बाद अगर बात करें अपने, तो अब देखें जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या का सह-केंद्रण, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या सह-केंद्र, जनसंख्या मुस्लिम धर्म सह-केंद्रण मिलता है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में 94.92%, 94.92% मिलता है। सर्वाधिक मुस्लिम धर्म सह-केंद्रण मिलता है न्यूनतम मुस्लिम धर्म मतावलंबी कहां मिलते हैं? मिजोरम में। मिजोरम में मिलते हैं, और मिजोरम में मिलते कितने हैं? 1.14% मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो है अपने देश के अंदर पाया जाता है। अगर देखा जाए तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या, सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलती है। उत्तर प्रदेश में मिलती है सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जो है। तो इस प्रकार से देखिए अपने यहां पर मिलता है। इसके बाद में पश्चिम बंगाल में, बिहार में, वहां भी मुस्लिम जनसंख्या काफी पाई जाती है। तो सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश में मिलेगी। सर्वाधिक मुस्लिम धर्म का जो सह-केंद्रण पाया जाता है वो लक्षद्वीप में पाया जाता है। हिंदू धर्म का सह-केंद्रण कहां पाया जाता है? सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में, और सबसे कम कहां? मिजोरम में पाया जाता है।
और 2011 के अनुसार देखा जाए तो हिंदू धर्म के मतावलंबी कितने थे, 89.56%, मुस्लिम धर्म के कितने थे, 14.3% थे। तो ये अपने धार्मिक संरचना जो है वो कंप्लीट होती है। अब धार्मिक संरचना के बाद में अगला जो अपने पॉइंट आता है, धार्मिक संरचना के बाद वो पॉइंट आता है अपने प्रजातीय या नर तत्वीय, प्रजातीय या नर तत्वीय संगठन। प्रजातीय या नर तत्वीय अपने संगठन जो है वो यहां पे आता है आगे। अब देखिए इसमें क्या बात आती है, इसमें जो बात आती है उस बात के अंदर अगर देखा जाए तो उसमें देखिए अपने क्या होता है, तो उसमें भारत जो है, भारतीय जनसंख्या में अपने बात करें, भारतीय जनसंख्या की अगर बात की जाए तो भारतीय जनसंख्या के अंदर काफी जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ऐतिहासिक समय में या ऐतिहासिक काल के अनुसार देखें तो ऐतिहासिक समय में बहुत सी प्रजातियां अन्य देशों से या अन्य इलाकों से, क्षेत्रों से आकर भारत में बस गई। भारत में बसने के बाद में उन्होंने यहीं रहना स्टार्ट कर लिया, भारत में प्रवेश कर गई, यहीं पे रहना स्टार्ट किया, यहीं पे अपना प्रचलन जो है वो चलाने लग गए। तो इस प्रकार से भारतीय जो समाज है, इस भारतीय समाज में, भारतीय जनसंख्या में काफी प्रजातियों का सम्मिश्रण पाया जाने लग गया। अब जो ये प्रजातियां आई विभिन्न इलाकों से, वो यहाँ पे निवास करने लग गई और निवास करने के कारण तो विभिन्न प्रजातियों का जो संगम स्थान है वो भारत रहा। अब यहाँ पे बात आती है भी प्रजातियों की, तो प्रोफेसर पंचानन मित्रा जो है वो कहते हैं भी अगर निग्रोइड और ऑस्ट्रेलाइट जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों का मूल स्थान भारत रहा है। इसके जो प्रमाण हैं वो नई खोजें जो की गई, उन नई खोजों के आधार पर मिले, जिनमें अपने हिमालय की जो शिवालिक श्रेणियां हैं वहां पर, या दक्षिण प्रदेशी भाग जो है उन क्षेत्रों के अंदर मिले हैं, हिमालय पर्वतीय जो क्षेत्र है वहां पर मिले हैं। तो इन जो आधार हैं या खोजें जो की गई, इन खोजों के आधार पर प्रजातीय अपने संगठन जो है वो पाया जाता है भारत में। और उस प्रजातीय संगठन के द्वारा अगर बात की जाए तो बहुत सी प्रजातियां यहां पे देखने को मिलती है। बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने भारत की जो प्रजातियां हैं इन प्रजातियों को अलग अलग इलाकों में बांटने की कोशिश की है। अब इनमें जैसे गुहा है, हर्बर्ट रिजले है, ठीक है, अपने एलसी मजूमदार है, हैडन है, ये प्रमुख अपने कुछ विद्वान हैं जो प्रजातीय संगठन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने अलग अलग विचार प्रकट किए भी भारत में जो प्रजातियां पाई जा रही हैं उनके हिसाब से। तो एक भारतीय नरतत्व शास्त्री थे बीएस गुहा, भारतीय नरतत्व शास्त्री, भारतीय नरतत्व शास्त्री BS गुहा, BS गुहा थे। तब BS गुहा ने 1944 में BS गुहा ने 1944 में भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग जो था, उस विभाग का निदेशक थे ये। और विभाग के निदेशक रहते हुए इन्होंने एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया भारतीय प्रजातियों का, और उस वर्गीकरण को इन्होंने प्रचलित किया। और वो वर्गीकरण जो था, उस वर्गीकरण में देखिए क्या क्या था। तो इन्होंने वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण में पहली जो इन्होंने प्रजाति बताई भारत की, वो प्रजाति बताई निग्रिटो। पहली प्रजाति इन्होंने बताई निग्रिटो। निग्रिटो जो प्रजाति है, इस प्रजाति की बात करें तो यह भारत के प्रथम मूल आदिवासी माने जाते हैं। यानी ये क्या है? भारत के प्रथम
मूल आदिवासी। प्रथम मूल आदिवासी माना जाता है इनको। पश्चिमी विद्वान जो हैं, पश्चिमी विद्वान के अनुसार यह जो प्रजाति है निग्रिटो, वो अफ्रीका से भारत आकर बसी। अनुसार अफ्रीका से भारत आकर बसी। विद्वान कहते हैं पश्चिमी भी ये प्रजाति अपने अफ्रीका से आई और अफ्रीका से आके भारत में ये निवास करने लगे। इनकी विशेषता देखिए क्या होता है। कद में ये छोटे होते हैं, सिर छोटा, ललाट उभरा हुआ, चेहरा छोटा, नाक चपटी और चौड़ी होती है, होंठ मोटे और मुड़े हुए रहते हैं। यानी इनकी बात करें तो ये जैसे अपने बुशमैन प्रजाति पड़ी थी ना, उस बुशमैन प्रजाति का थोड़ा बहुत इनमें कुछ गुण आते हैं, इसलिए इनको निग्रिटो बोलते हैं। बुशमैन जो है वो भी निग्रोइड जो जनजाति है उससे बने हुए ना, उससे रिलेटेड है, तो वही निग्रिटो प्रजाति अपने भारत में निवास है, तो वो इससे जुड़ी हुई है। ये जनजाति जो है अपने बिखरे हुए रूप में मिलती है भारत में। झारखंड की जो बड़गिस जनजाति है वो, और पूर्व के जो अंगामी नागा हैं पूर्व के, वो इस प्रजाति से संबंधित पाए जाते हैं, या ये माना जाता है भाई इस प्रजाति से काफी हद तक संबंधित है, नजदीकी रिश्तेदार है इस धरती। तो ये निग्रिटो प्रजाति। निग्रिटो के बाद में अगली जो आती है वो आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। सेकंड जो है अपनी वो आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति आती है। तो यह भारत की मूल प्रजाति मानी जाती है। यह भारत की मूल प्रजाति है, यानी इसे क्या कहते हैं, भारत की मूल प्रजाति बोलते हैं। किसको? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड को मूल प्रजाति है। परंतु प्रोफेसर हंटर जो हैं वो कहते हैं भी ये जो लोग हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये लोग भूमध्य सागरीय प्रदेश से आए और उस भूमध्य सागरीय प्रदेश से आके भारत में निवास करने लग गए। उन्होंने इसकी विशेषता बताई भी ये जो लोग हैं इनके बाल घुंघराले होते हैं, होठ मुड़े हुए होते हैं, नाटे कद के होते हैं। वही बातें हैं इनकी, नाटे कद के गहरे, इनका जो स्किन कलर होता है वो गहरा रंग लिए हुए भूरा होता है। और ये मुख्य रूप से जो है अपने भारत के अंदर मुंडा है, संथाल है, ठीक है, ये जो जनजातियां हैं इन जनजातियों का काफी नजदीकी माना जाता है इनको। ये माना जाता है भी ये जो जनजातियां हैं ये इन्हीं के वंशज रहे हैं। मुंडा, संथाल, कोल, भील जो जनजाति है ये सारी जनजाति इन्हीं के अपने वंशज हैं। इसके बाद तीसरी अपने जो आती है वो आती है मंगोलाइड। तीसरी आती है मंगोलाइड प्रजाति। मंगोलाइड की बात करें तो देखिए ये जो प्रजाति है वो चीन व मंगोलिया से आके भारत में बस गई। यानी ये प्रजाति चीन और मंगोलिया जो क्षेत्र है वहां से आई हुई मानी जाती है। चीन और मंगोलिया से ये प्रजाति आई और आकर भारत में बस गई। ये प्रजाति जो है अपने लद्दाख है, सिक्किम, लाहौल स्पीति, अरुणाचल प्रदेश जो है उन इलाकों में इनका जो है अपने बसाव मिलता है, या उन इलाकों में ये जो है ज्यादातर अपने को मिलती है देखने को। इनके बाल घुंघराले होते हैं और गाल की जो हड्डियां हैं वो उभरी हुई होती है, मुंह चपटा होता है, आंखें जो है इनकी बादाम की आकृति की होती है। इनको भी दो वर्गों में बांटा जाता है, एक तो पूर्व मंगोलाइड और दूसरा तिब्बती मंगोलाइड। इन दो प्रजातियों में इनको डिवाइड किया जाता है दो वर्गों में। एक जो आते हैं वो आते हैं पूर्व मंगोलाइड और दूसरा किया जाता है तिब्बती मंगोलाइड।
तिब्बती मंगोलाइड। तो ये दो प्रजातियों के अंदर डिवाइड किए हुए हैं, दोनों के अंदर ये चलते हैं आते हैं। तो तिब्बती और मंगोलाइड में इनको विभाजित किया हुआ है इनके अंदर। तो देखिए अपनी ये हो गई पूर्व मंगोलाइड, तिब्बती मंगोलाइड में इनको बांटा हुआ है। इसके बाद में अगली जो प्रजाति आती है वो आती है भूमध्य सागरीय। 4 नंबर पर आती है भूमध्य सागरीय प्रजाति। भूमध्य सागरीय प्रजाति। अब भूमध्य सागरीय प्रजाति की बात करें तो भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है, इस प्रजाति का भारतीय संस्कृति में विशेष योगदान रहा। ये माना जाता है भी ये जो भूमध्य सागरीय प्रजाति है ना, अपने इस भूमध्य सागरीय प्रजाति की बात करें तो ये माना जाता है भी भारत जो संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति में इसका काफी विशेष योगदान रहा है। पश्चिमी विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं भी ये प्रजाति जो है वो पूर्व भूमध्य सागरीय क्षेत्र या दक्षिण पश्चिम एशिया से भारत में आकर बस गई। और ये प्रजाति जब आई तो 3 उप समूहों में भारत में आई। एक तो आई पूर्व भूमध्य सागरीय प्रजाति, एक आई भूमध्य सागरीय प्रजाति, एक आई पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रजाति। तो इन 3 वर्गों में आके ये भारत में बसी और इनके 3 उप विभाग माने जाते हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके बाद आते हैं चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां। 5वीं चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां। चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां। अब चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियों की बात हो रही है तो चौड़े सिर वाली पश्चिमी प्रजातियां कौन सी? देखिए चौड़े सिर वाली जो पश्चिमी प्रजातियां हैं ये अपने ये माना जाता है भी ये पश्चिम से आकर प्रजाति जो है भारत में बस गई थी। और ये जो है 3 समूहों में भारत में आई। एक तो आई एल्पिनोइड, एक आई डिनारिक, एक आई आर्मिनोइड। तो ये 3 वर्गों में आकर भारत में विभिन्न हिस्सों में बस गई। इसके बाद आती है नार्डिक। लास्ट जो है वो आती है नार्डिक। नार्डिक जो प्रजाति है ये प्रजाति सबसे अंत में आई, सबसे अंत में आकर भारत में बस गई और ईसा के दूसरी शताब्दी में उत्तरी भारत के उत्तरी भारत के पश्चिमी भागों में बस गई है, उत्तर भारत में। तो ये नार्डिक प्रजाति सबसे अंत में आई और इसी नार्डिक प्रजाति या प्रजातीय संगठन के साथ में ये लेसन भी अपना कंप्लीट होता है। तो अपने जो है भारत की जनसंख्या संरचना है इसका सारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आयु संरचना पढ़ ली, ग्रामीण नगरीय संगठन पढ़ा, साक्षरता का प्रतिरूप पढ़ा, भाषाई वर्ग पढ़े, धार्मिक संरचना पढ़ी, प्रजातीय अपने संगठन जो है इसके बारे में पढ़ा। तो ये लेसन अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।